दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स में। एक बार फिर से एक नए दिन और एक नई शुरुआत होती है बनारस ट्रेवल सीरीज के 6वें एपिसोड के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने बनारस ट्रेवल सीरीज के 5 एपिसोड कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आप यह सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल में आपको ट्रैवलिंग और फूड से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले के कुछ वीडियोस में हमने एक ट्रेन जर्नी एंजॉय की, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी देखा। उसके बाद हम बढ़े नेपाली मंदिर और एक शक्तिपीठ के दर्शन करने। इन सभी के बाद हमने करी विश्व प्रसिद्ध बोट राइड और बोट राइड करते हुए बनारस के सभी प्रमुख घाटों के बारे में जाना और अस्सी घाट में पहुँचे। यहाँ पर होने वाले रोजाना सुबह ए बनारस प्रोग्राम को देखते हुए यहाँ से बढ़े कुछ प्रमुख मंदिरों की ओर और इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम एक और मंदिर विजिट करने जा रहे हैं, जो कि है BHU कैंपस के अंदर। उम्मीद है आपने इसका अंदाजा लगा लिया होगा। दोस्तों इस मंदिर को विजिट करते हुए आज हम BHU कैंपस घूमते घूमते उसके बारे में भी जानेंगे और आज के ही वीडियो में मैं आपको मान महल भी विजिट कराऊंगा, तो कृपया वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं लंका रोड से होते हुए BHU मेन गेट की तरफ, जिसके ठीक सामने आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति देखने को मिलती है। और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है, जिसके कैंपस में अब हम एंट्री ले रहे हैं। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम ना सुना हो। अब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जान लेते हैं। दोस्तों ये है भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, जिसे आप बनारस या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर की गई थी। दोस्तों इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि दूसरे शहर का भी कुछ हिस्सा इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। उस समय यह दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय था जहां नर्सरी या मैं कहूं प्राथमिक विद्यालय से लेकर पोस्ट डॉक्टरेट तक की डिग्री के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते थे। इसे ऐसे ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 18,000 से ज़्यादा छात्रों के रहने की भी व्यवस्था की गई है और लगभग 30,000 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं। अगर यहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ की बात करें तो यह एक वीडियो भी कम पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ कम शब्दों में मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर बनी लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक कही जाती है। और तो और दोस्तों इसी कैंपस में एक प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, जी हाँ, जिसे आप IIT BHU के नाम से भी जानते होंगे, जो कि सन 1972 ईस्वी से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है और हर वर्ष सैकड़ों छात्र छात्राओं को उनके इंजीनियर बनने के सपने में पूरा योगदान देता है। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि इस जगह को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में दर्शाती हैं। फिलहाल आज का हमारा टारगेट है इसी BHU कैंपस में बने विश्वनाथ मंदिर को विजिट करना। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के आउटर एरिया में। अब फिलहाल हम कैंपस के अंदर टहल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फूड शॉप्स भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं अंदर की ओर और अंदर की ओर बढ़ते हुए आपको मंदिर की जानकारी देते हुए चलते हैं। दोस्तों यह बनारस का ही नहीं पूरे भारत का सबसे विशाल शिव मंदिर है। जी हाँ, अगर आप क्षेत्रफल को अवॉइड करेंगे तो जो इसकी हाइट है
और जो यहाँ पर बनी नक्काशियाँ हैं वही इस मंदिर की खासियत है। यह पूरे भारत के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक कहा जाता है, जिसे आप न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर भी कह सकते हैं। अब सन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना तो कर दी, लेकिन उनका एक और मकसद था इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाना। लेकिन उनके इस मंदिर निर्माण कार्य के प्रयास में उनको सालों लग गए और 11 मार्च सन 1931 को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया, यानी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश मालवीय जी के जीते जी इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा न हो सका। मालवीय जी के निधन के बाद मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिरला जी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। 17 फरवरी सन 1958 ईस्वी में महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर के गर्भगृह में बाबा भोलेनाथ के नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। फिलहाल कुछ इस तरह विराजमान हैं इस मंदिर के गर्भगृह में हमारे महादेव नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में। आप सभी दर्शन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ से बाहर की ओर। आइए इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं और वहां पर विराजमान कुछ प्रभुजनों के आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर भी एक छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ है, जहां पर आपको ये भोलेनाथ की प्रतिमा और चरण देखने को मिलते हैं। आप सभी मिलकर बोलिए जय भोलेनाथ। बताइए, है ना ये मंदिर खूबसूरत? आप जब भी बनारस का टूर प्लान बना रहे हैं तो इस मंदिर को भी विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम आ चुके हैं बाहर की ओर। जरा आप इस मंदिर के ऊपर के ह्यूज आर्किटेक्चर को तो देखिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हाँ, तो इसके पहले मैं आपसे बात कर रहा था इसके निर्माण कार्य को लेकर। देखिए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो सन 1958 ईस्वी में की गई, लेकिन इसका पूर्ण रूप से निर्माण पूरा हुआ सन 1966 ईस्वी में, लगभग 8 साल बाद। उसके बाद से यह मंदिर बनारस के सभी प्रमुख मंदिरों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, बात करते करते मैंने आपको इसके फर्स्ट फ्लोर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर के व्यूज दिखा दिए। और ज्यादातर आपको यहाँ पर स्टूडेंट आते हुए देखने को मिल रहे होंगे, जो कि नियर बाई कैंपस से ही यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। फिलहाल यहाँ खत्म होता है हमारा इस कैंपस का टूर। यहाँ से निकलते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी बनारस का टूर प्लान कर रहे हैं तो इस मंदिर को अपनी आइटिनरी में ऐड जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं मान महल मंदिर की ओर। फिलहाल अब हम पहुंच चुके हैं गोधौलिया चौक पर, और जरा आप यहाँ पर शाम के 4 बजे का नज़ारा देख सकते हैं। और ये सभी भीड़ इकट्ठा हो रही है गंगा आरती के लिए। हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। तो गंगा आरती शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, तो उससे पहले हमने मान महल विजिट किया और हम यहाँ से बढ़े दशाश्वमेध घाट की ओर, जिसके ठीक बाईं ओर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से बिल्कुल लगा हुआ है यह मान मंदिर घाट, या मैं कहूँ मान महल घाट, जिसके ठीक ऊपर स्थित है यह महल। दोस्तों, यह अब वर्तमान समय में एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम में बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको 25 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है, और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर
बहुत सारे प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं जो कि बनारस की कला और संस्कृति के थीम पर एक पिक्चर शो करते हैं। वैसे इस संग्रहालय का उद्घाटन अभी कुछ ही साल पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, वो भी फरवरी 2019 में। वैसे यहाँ पर देखने, पढ़ने और समझने को बहुत कुछ है। दोस्तों, इस म्यूजियम में बनारस के धर्म, कला, संस्कृति को बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से दर्शाया गया है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ऐसी जिन्हें आप छूकर भी जानकारी देख और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसके इतिहास की बात करेंगे तो इसका निर्माण आमेर के राजा मानसिंह द्वारा सन 1600 ईस्वी में करवाया गया था। उनके शासनकाल के बाद यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित रखा गया, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से वर्चुअल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ की जितनी भी दीवारें हैं उनको इस तरीके से तैयार किया गया है कि उन पर काशी की धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विरासतों को दर्शाया जा सके। बनारस के सभी घाट, मंदिर, गलियां और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी हस्तियां, कुछ ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से महत्वपूर्ण योगदान दिए और जो किसी न किसी तरीके से बनारस से जुड़े हुए थे, उनके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया, उनके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारियाँ मिल जाती हैं। आप देखिए, जैसे इस एरिया का नाम रखा गया है नागनगरी। इससे संबंधित जानकारियाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर दर्शाई गई हैं। पीतल और तांबे के बर्तनों में उभरी हुई नक्काशियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर मैन्युअली खुद विजिट करिए और इस जगह के महत्व को समझिए। सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप यहाँ के वास्तविक महत्व को बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, ये है यहाँ का मेन हॉल, जहाँ पर लगभग 15 मिनट लंबी गंगा नदी से संबंधित एक पिक्चर चलाई जाती है। यह 3D शो होता है जो कि आपको बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाता है। फिलहाल इसके वॉइस ओवर को लेकर कॉपीराइट इशू आ सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसके साउंड को कुछ जगहों पर ऑफ कर रखा है। फिलहाल आप यहाँ पर इस शो की कुछ झलकियाँ देख सकते हैं। शिवजी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, जटाओं से मुक्त कर दिया। तो बताइए, है ना ये जगह खास? आप यहाँ के इस शो को भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं ऊपर की ओर, यहाँ के टेरिस की ओर, जहाँ पर बनी है मानसिंह वेधशाला। वैसे इस वेधशाला को समझने के लिए एक गाइड की ज़रूरत थी, जिसकी कमी मुझे यहाँ पर खली, क्योंकि वही इन सभी वास्तुकलाओं, शास्त्रों और ज्योतिष को जानने में मदद कर सकते थे। दोस्तों, सन 1600 ईस्वी में इस महल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इस वेधशाला का निर्माण कराया जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह जी ने, वो भी सन 1700 ईस्वी में। और ऐसी ही कुछ वेधशालाएं आपको दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में भी देखने को मिल जाती हैं। तो बताइए, है ना ये जगह खास? आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपके कब कई घंटे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर खत्म होता है बनारस ट्रैवल सीरीज का 6वां एपिसोड। वैसे बहुत मेहनत लग जाती है ऐसे वीडियोस को तैयार करने में। उम्मीद है आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।